Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today we will discuss Article 14 of the Indian Constitution. Article 14 of the Indian Constitution is not just a legal provision, it is the heartbeat of the Constitution. Heartbeat of the Constitution. It ensures that every person, rich or poor, powerful or powerless, stands equal before the law. But what does equality before the law actually means, and how is it different from equal protection of the law? Let's decode this step by step. First of all, let's read Article 14. Article 14 says that the state shall not deny any person equality before the law and equal protection of the laws. So there are two dimensions of Article 14. Two powerful guarantees are embedded in Article 14. One is equality before the law and second one is equal protection of the laws. One more thing, remember, this right, that is Article 14, is available to every person, not just citizens. It is available to every person. So let's discuss in step by step. First is equality before the laws. Equality before the laws derived from the British Constitution. It is negative in nature. It means that no one is above the law. Ministers, officers, president, etc. all are equal before the laws. मतलब absence of special privileges in favor of any individual. All persons are equal before the law irrespective of status. मतलब चाहे कोई भी व्यक्ति अमीर हो, गरीब हो, बड़ा हो, छोटा हो, सारे कानून की नज़र में इक्वल है. कोई भी लॉ अप्लाई होगा तो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा. नो डिस्क्रिमिनेशन. फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी क्लास 1 ऑफिसर ने क्राइम कमिट किया और किसी आम इंसान ने भी सेम क्राइम कमिट किया, तो जो क्रिमिनल ट्रायल उन दोनों व्यक्तियों को फेस करना पड़ेगा वो इक्वल होगा. मतलब उस क्रिमिनल ट्रायल में कोई डिफरेंस नहीं होगा. ऐसा नहीं हो सकता कि एक को अलग तरह का ट्रायल फेस करना पड़े और दूसरे को किसी और तरह का ट्रायल फेस करना पड़े. इसका मतलब होता है everyone will be treated equally in the eyes of law. Okay. One more thing it is important to mention here is it emphasizes the concept of formal equality. Formal equality means no discrimination before the law. No discrimination before the law. ये याद रखना, जो आर्टिकल 14 का फर्स्ट एक्सप्रेशन है इक्वलिटी बिफोर द लॉ, वो एम्फेसाइज करता है
फॉर्मल इक्वलिटी के कंसेप्ट को, और जो सेकंड एक्सप्रेशन है आर्टिकल 14 का, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, वो एम्फेसाइज करता है सब्सटेंटिव इक्वलिटी के कंसेप्ट को। हम आगे डिस्कस करेंगे सब्सटेंटिव इक्वलिटी के कंसेप्ट को। फ़िलहाल हमें फोकस करना है इक्वलिटी बिफोर द लॉ पर, और जो इक्वलिटी बिफोर द लॉ है वो एम्फेसाइज करता है फॉर्मल इक्वलिटी के कंसेप्ट को। वन मोर थिंग, द गारंटी ऑफ इक्वलिटी बिफोर द लॉ इज एन एस्पेक्ट ऑफ व्हाट डाइसी कॉल्ड द रूल ऑफ लॉ। So friends, let's come to the second dimension of Article 14, that is equal protection of the laws। ये लिया गया था अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से, और अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में भी ओरिजिनली ये वाला कंसेप्ट नहीं था, ये 14th अमेंडमेंट से आया था। कई बार कुछ एग्ज़ाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इस तरह के, तो मैं इतनी माइन्यूट डिटेल्स में आप लोगों को बता रहा हूँ, तो फ्रेंड्स इस चीज़ को याद रखना। सो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, पहले फर्स्ट डायमेंशन में हमने बात की इक्वलिटी बिफोर द लॉज की, वहाँ पे हमने बात की कि वो नेगेटिव इन नेचर था। लेकिन ये जो सेकंड डायमेंशन है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज, ये पॉजिटिव इन नेचर है, पॉजिटिव इन नेचर। यहाँ से भी आप इस ट्रिक से याद रख सकते हैं, जहाँ पे प्रोटेक्शन की बात आ रही है वहाँ पे पॉजिटिव की बात आ रही है। सो पॉजिटिव इन नेचर, पॉजिटिव इन नेचर मीन्स it does not just mean equal treatment, but equal treatment among equals, equal treatment among equals। It allows the state to make reasonable classification। अब यहाँ पे जो सेकंड डायमेंशन है आर्टिकल 14 की, उसमें हम बात करेंगे रीजनेबल क्लासिफिकेशन की भी, जो आगे चलकर ये डिवाइड हो जाएंगी इंटेलिजिबल डिफरेंशिया और रेशनल रिलेशन में। reasonable classifications, it allows the state to make reasonable classifications for achieving real equality। ये रियल इक्वलिटी की हम यहाँ पे बात करते हैं। रियल इक्वलिटी को अचीव करने के लिए स्टेट क्लासिफिकेशन क्रिएट कर सकती है। इफ़ सम पर्सन्स और ग्रुप ऑफ पर्सन्स आर नॉट इक्वल, देन द स्टेट हैज़ टू डू समथिंग। ये है पॉजिटिव ड्यूटी स्टेट की, स्टेट हैज़ टू डू something। in this way it's the positive duty। अब यहाँ पे कंसेप्ट आता है एफर्मेटिव एक्शन का। एफर्मेटिव एक्शन, पॉजिटिव ड्यूटी टू डू समथिंग, पॉजिटिव ड्यूटी टू डू समथिंग। तो एफर्मेटिव एक्शन की जब भी बात आती है तो हम एग्जांपल ले सकते हैं रिजर्वेशन का। रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल कास्ट्स एंड शेड्यूल ट्राइब्स, दिस इज़ नॉट अ वायलेशन ऑफ इक्वलिटी बट एन इंस्ट्रूमेंट टू ब्रिंग सोशल जस्टिस। इट एम्फेसाइजेस सब्सटेंटिव इक्वलिटी, जो हमने ऊपर फर्स्ट डायमेंशन में बात की थी फॉर्मल इक्वलिटी की, अब आता है सब्सटेंटिव इक्वलिटी। मैं ये फॉर्मल इक्वलिटी और सब्सटेंटिव इक्वलिटी आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम में ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं। सब्सटेंटिव इक्वलिटी, इसका मतलब होता है इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ इक्वल्स एंड रीजनेबल क्लासिफिकेशन ऑफ अनइक्वल्स। देखो फॉर्मल इक्वलिटी में डायरेक्ट था इक्वलिटी बिफोर द लॉ, लेकिन जहाँ पे हम सब्सटेंटिव इक्वलिटी की बात करेंगे वहाँ पे इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ इक्वल जाएगा और रीजनेबल क्लासिफिकेशन अलाउ होगी अनइक्वल्स को एक मुख्य धारा में, मेन स्ट्रीम में लाने के लिए।
सो इसको अगर सम अप करें हम तो पीपल आर नॉट ऑल द सेम. द लॉ कैन मेक क्लासिफिकेशंस. लॉ कैन मेक क्लासिफिकेशंस, बट दीज क्लासिफिकेशंस, ध्यान रहे अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ आने वाली है. लॉ कैन मेक क्लासिफिकेशंस बट दीज क्लासिफिकेशंस मस्ट नॉट बी आर्बिट्रेरी. आर्बिट्रेरी नहीं होनी चाहिए वो क्लासिफिकेशंस. आर्टिकल 14 अलाउ करता है रीजनेबल क्लासिफिकेशंस को. देखिए यहाँ पे चार्ट बना के समझते हैं. देखो आर्टिकल 14 बात करता है रीजनेबल क्लासिफिकेशंस की, ठीक है. लेकिन रीजनेबल क्लासिफिकेशन को 2 कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी. अगर ये रीजनेबल क्लासिफिकेशन है तो इसको 2 कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी. एक है इंटेलिजिबल डिफरेंशिया और दूसरा है रैशनल रिलेशन. इन दोनों कंडीशंस में कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है. हम इसको डिकोड करेंगे स्टेप बाय स्टेप बहुत सिंपल तरीके से. तो यहाँ पे हम बात करते हैं देयर मस्ट बी अ क्लियर एंड अंडरस्टैंडेबल डिफरेंस बिटवीन दोज हु आर ग्रुप्ड टुगेदर एंड दोज हु आर एक्सक्लूडेड. grouped together and those who are excluded. एक क्लियर डिफ्रेंशिएशन होनी चाहिए इन दोनों के बीच. दिस मीन्स द क्लासिफिकेशन मस्ट बी बेस्ड ऑन एन अंडरस्टैंडेबल एंड रीजनेबल डिस्टिंक्शन. देयर शुड बी अ क्लियर बेसिस टू सेपरेट दोज हु आर इंक्लूडेड फ्रॉम दोज हु आर एक्सक्लूडेड. फॉर एग्जाम्पल, अगर स्टेट कोई स्पेशल बेनिफिट दे रही है सीनियर सिटीजन्स को, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ सीनियर सिटीजन्स. इफ स्टेट इज गिविंग स्पेशल बेनिफिट्स टू सीनियर सिटीजन्स, इट्स अ वैलिड क्लासिफिकेशन. वैलिड क्लासिफिकेशन हो गया. कैसे हो गया? वैलिड क्लासिफिकेशन हो गया. कैसे हुआ? क्योंकि एज इज़ अ रियल एंड क्लियर बेसिस. एज जो है वो रियल एंड क्लियर बेसिस है क्लासिफिकेशन का. ओके, सो सीनियर सिटीजन्स को हमने एक स्पेसिफिक एज क्राइटेरिया देकर एलिजिबल कर दिया स्पेशल बेनिफिट्स के लिए, और यंगर एडल्ट्स को हमने एक्सक्लूड कर दिया उस क्लासिफिकेशन से. सो डिफरेंशिया यहाँ पे एज का आ गया. एज, ओके. बट सपोज करो, बट इफ गवर्नमेंट रैंडमली गिव्स बेनिफिट्स टू पीपल wearing black shirts or orange t-shirts, that would be arbitrary because the classification is not based on a logical distinction. Logical distinction must be there. Logical distinction, और logical distinction सीनियर सिटीजन के केस में एज हो गई. लेकिन अगर सपोज करो गवर्नमेंट बोलती है कि ब्लैक शर्ट या ऑरेंज टी शर्ट्स वालों को हम इंक्लूड करेंगे, एक्सक्लूड करेंगे, तो ये आर्बिट्रेरी हो जाएगा. ये फेल कर जाएगा जो फर्स्ट कंडीशन है इंटेलिजिबल डिफरेंशिया की. नाउ कम टू द सेकंड कंडीशन, दैट इज रैशनल रिलेशन. रैशनल रिलेशन, रैशनल रिलेशन. The classification must have rational relation with the object of the law. जो भी लॉ का ऑब्जेक्ट है उसके साथ रैशनल रिलेशन होना चाहिए. इन सिंपल वर्ड्स, द डिस्टिंक्शन मस्ट हैव अ लॉजिकल कनेक्शन. लॉजिकल कनेक्शन विद व्हाट द लॉ इज ट्राइंग टू अचीव. ऑब्जेक्ट के साथ लॉजिकल कनेक्शन होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल,
if the objective is to support older people who may not be earning, then classifying senior citizens for pension benefits is rationally connected to that goal. सीनियर सिटीजन्स का हमने एग्जांपल लिया था, तो स्टेट ने कोई पॉलिसी बनाई पेंशन बेनिफिट्स के लिए, सो ये रेशनली कनेक्टेड है दोनों चीज़ें, और रेशनली कनेक्टेड होनी चाहिए ये दोनों चीज़ें आपस में। देखिए सिंपल टर्म्स में यहाँ पे हम लिखते हैं ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव हो गया सोशल सिक्योरिटी फॉर एल्डरली, क्लासिफिकेशन हो गया सीनियर सिटीजन्स, और रिलेशन, इन दोनों का रिलेशन हो गया रैशनल एंड रीजनेबल। बट इफ द क्लासिफिकेशन does not help in achieving the goal of the law, it fails the test. So अगर क्लासिफिकेशन, जो क्लासीफाई हमने इंटेलिजिबल डिफरेंशिया में क्लासिफिकेशन की और वो फेल होता है एक अपना रैशनल रिलेशन अचीव करने में, ऑब्जेक्टिव अचीव करने में, तो ये माना जाएगा कि आर्टिकल 14 में जो इम्प्लिसिट है टू कंडीशन टेस्ट वो फेल हो चुका है, सो वो आर्बिट्रेरी माना जाएगा। इफ़ नॉट द लॉ कैन बी स्ट्रक डाउन एज आर्बिट्रेरी एज और डिस्क्रिमिनेटरी। इफ़ बोथ आर सेटिस्फाइड द क्लासिफिकेशन इज वैलिड अंडर आर्टिकल 14। इफ़ नॉट द लॉ कैन बी स्ट्रक डाउन एज आर्बिट्रेरी और डिस्क्रिमिनेटरी। So friends, Article 14 is the backbone of fundamental rights. It keeps the power of the state in check and ensures justice for all. Whether you are lawyer, student, or just a curious citizen, understanding Article 14 means understanding the soul of the Constitution. If you found this explanation useful, hit the like button, share it with your friends, and don't forget to subscribe for more legal content.